हेलो एवरीवन। जैसा कि जीएस की आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन। और अभी मैंने हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया। उसमें मैंने उसके सिलेबस के बारे में बताया, जो भी उसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। अब से सारी की सारी जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक आपको सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जीएस की वो सारे के सारे ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड कर दिया करूँगा, जिसे आप लोग देख कर जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि उसके बाद जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा जल्दी से एसएससी और सीएचएसएल का और बाकी के जो भी वो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। होपफुली हम सब लोग इसको और बेहतर करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था एवं संविधान की। जैसा कि आपको पता है ये सब्जेक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन एसएससी में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमडीएस हो, इसके अलावा रेलवे में 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्टिंग भी है, कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन जैसे ही इसके बेसिक कंसेप्ट्स का अगर आपको क्लियर होते हैं तो आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट नहीं होता है। तो आज से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पहला जो पॉलिटी की ये जो पहली क्लास होगी इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बाकी के सारे और भी जो भी टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे कवर कर दिए जाएंगे। तो आज से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि हमें एक्चुअल में पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं। पहले एक वर्ड है पॉलिटी और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। इन दोनों के अंतर को भी हमें समझना होगा, क्योंकि आपके कोर्स में पॉलिटी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े बिना पॉलिटी को समझ भी नहीं पाए। पॉलिटी एक तरह का व्यवस्था है, ऑर्डर है। किसी भी देश में जो एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसे हम पॉलिटी कहते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांतों का समुच्चय होता है जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन की क्रियाकलाप आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है। तो अभी झट से हम सिलेबस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं पॉलिटी में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट मतलब जो की वर्ड्स हैं, जैसे कि स्टेट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दुनिया में कितने प्रकार के जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी लेंगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास, कि हमारा जो संविधान बना, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो सारा का सारा एवोल्यूशन, एक विकास क्रम, एक विकास यात्रा, हम इसे देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, कि इसमें हमारा जो संविधान बना उसकी फॉर्मली देखो, विकास में जो हम पढ़ेंगे उसकी यात्रा पढ़ेंगे, कि उसमें बहुत सारे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे के सारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो भी कानून एक्ट्स बने थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं को इनहेरिट किया गया है हमारे संविधान में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उन वैल्यूज़ को धारण करता है। लेकिन जब हम संविधान का निर्माण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संविधान के निर्माण की बात करते हैं, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि जो फॉर्मल क्रिएशन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मल यानी कि पहली बैठक संविधान की जो सभा की हुई थी, वहाँ से जो संविधान का निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ये जो ब्ला ब्ला है ये सारे के सारे। और उसमें हम भारत के लोग हिंदी में बोलते हैं, भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सारे के सारे प्रस्तावना को देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो सारा का सारा देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बाद जो 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो संविधान का पहला भाग है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें क्या है, कैसे किसी भी देश में, कैसे अपने देश में किसी भी नए राज्य को दर्जा दिया जाता है, कैसे किसी राज्य के मेंबरशिप को एक्सटेंड किया जाता है, वगैरह वगैरह सारे के सारे प्रोविज़न इसको हम देखेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप, नागरिकता, इस समय वैसे भी सिटीजनशिप
अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हुआ है उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे आर्गुमेंट इस समय चल रहे हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, सिटीजनशिप के बाद जो सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स के बाद हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे ये देखेंगे। फिर सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है प्रेसिडेंट, तो जो रोल प्रेसिडेंट का सेंटर में है वही रोल गवर्नर का स्टेट में है, इसलिए दोनों को एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा हम पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों के जो भी समानताएं हैं या विसमानताएं हैं वो दोनों के दोनों हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इससे जल्दी से आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग लेजिस्लेचर यानी कि संसद के बारे में पढ़ेंगे। जब संसद पढ़ेंगे तो उसी समय राज्य विधानमंडलों के बारे में भी, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लेंगे एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी करके, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जो हमारा सेंटर में है वही स्टेट में भी है। उसके बाद पढ़ेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उनकी पावर्स, सबको पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जो स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर जो भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या पावर्स है, उनके क्या प्रोविज़न है, कब ऐड हुआ था, उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, क्या उनके स्टैचुरी प्रोविज़न है, ये सारे के सारे देखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो सरकार के अलावा जो संवैधानिक निकाय हैं उनका क्या कार्य है, उनके क्या पावर्स हैं, ये सारे देखेंगे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसी भी संस्थाएं जैसे सीबीआई है, नीति आयोग है, ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। फिर भी ऑल्दो दे हैव वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया, उनका बहुत ही ज़्यादा रोल है भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसको भी पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो हमारा संविधान पूरी तरह से स्थायी नहीं, इसमें समय समय पर ढेर सारे संशोधन यानी अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। इनमें से जो जैसे कि आपको पता होना चाहिए 100 के ऊपर ऑलमोस्ट 104 या 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। इन सभी में जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं उनको हम एक बार इनलिस्ट कर लेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं, आज पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं, बेसिक फैक्ट, बुनियादी जो तथ्य हैं जो हमें संविधान को पढ़ने में ज़रूरी होंगे उसको हम पहले से ही क्लियर कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो बेसिक फैक्ट में सबसे पहला वर्ड आता है संविधान। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, संविधान क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन दी जाती है उसमें बहुत सारे डेफिनेशन है। जो आदर्श डेफिनेशन है कि द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन, स्टेट और कॉरपोरेशन और द लाइक इज गवर्नड। इंग्लिश में इसका मतलब, इंग्लिश में जो लिखा है इसका हिंदी में मतलब है कि जो संविधान है वो बुनियादी मूल्य होते हैं या बुनियादी सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर कोई राष्ट्र या राज्य या कोई निगम गवर्न होता है यानी प्रशासित होता है। जैसे कि अब भारत की बात करें, भारत में जो शासन चलता है उस शासन के तौर तरीकों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्रोत होगा। वो स्रोत क्या है? वो सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेफिनेशन था वो हमने देखा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस फ्लो को देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह, सेट ऑफ प्रिंसिपल है। और इस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या होता है? जो सरकारें होती हैं उनके शक्तियों और दायित्वों का स्रोत होती हैं। जो शासन कर रही होती हैं उन्हें सरकार कहते हैं। और सरकार के पास पावर्स क्या क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं सिटीजन के प्रति, वो सारे के सारे पावर्स और ड्यूटीज़ का सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और सिर्फ सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट्स ही नहीं बल्कि सिटीजन का भी एक पक्ष होता है। जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं उस देश में एज ए सिटीजन, वो सारे के सारे अधिकार मेंशन होते हैं। अगर वो अधिकार मेंशन नहीं होते हैं तो वो अधिकार प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जरूर संविधान बात करता है। तो संविधान है क्या? इट्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट हैज सोर्स ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो ये संविधान की बेसिक परिभाषा हुई। आगे बढ़ते हैं। संविधान के बाद हम लोग देखते हैं, एक मिनट,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या है। तो ये कब बना, कैसे अस्तित्व में आए, सारे हम अगले टॉपिक्स में डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तभी के लिए जान लेते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो शुरुआत होता है प्रियम्बल से, और उस प्रियम्बल का पहला लाइन है, यानी प्रस्तावना का जो पहला लाइन लिखा है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो सत्ता है, जो पावर है, वो कहाँ पे केंद्रित है, वो जनता के हाथों में केंद्रित है। क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश है, वी आर द डेमोक्रेटिक नेशन, और डेमोक्रेटिक नेशन में जो पावर, सोर्स ऑफ पावर होता है वो हमेशा जनता होती है। ठीक है, तो जो हमारा प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमारे संविधान के मूल्यों का वर्णन है कि हम जो संविधान बनाए हैं, उस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे उसमें लिखा, हम भारत के लोग भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो लिखी है कि नागरिकों को हम न्याय सुनिश्चित करेंगे, उन्हें अधिकार देंगे। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखेंगे, और साथ ही साथ देश को कैसा बनाएंगे, सामाजिक बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रस्तावना में वर्णन है, वो देखेंगे। तो भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से ही होती है। फिर उसके बाद होता है पार्ट्स, यानी कि भाग। तो कुल कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग हैं। देयर आर टोटल 22 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 22। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली हैज़ 395 आर्टिकल्स। नहीं, 395 आर्टिकल्स तो हैं, साथ ही साथ उसमें प्रस्तावना भी है, उसमें अनुसूचियाँ भी हैं। प्रस्तावना के बाद भाग में 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, आगे हम पढ़ेंगे। फिर शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितने? 12 अनुसूचियां। शुरुआत में 8 थी, बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नाउ इट हैज़ 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, बार बार एक वर्ड आप लोग ध्यान देंगे, राज्य। ये राज्य होते क्या है, क्या होता है राज्य? स्टेट क्या है? व्हाट इज स्टेट? स्टेट की जो परिभाषा दी गई है, जो राज्य की जो परिभाषा दी गई है राजनीतिक रूप से, वो ये है कि कोई भी ऐसा भूभाग, ध्यान दीजिए, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी स्टेट जो होता है उसके 4 कंपोनेंट यानी कि 4 अवयव होते जरूरी हैं। बिना 4 अवयव के कंप्लीशन के स्टेट नहीं रहेगा। समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहला अवयव क्या है, पहला कंपोनेंट क्या है? सर्टेन लैंड, कि उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे इंडिया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसका भूभाग निश्चित होना चाहिए। और सिर्फ भूभाग होगा तो राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका भी एक भूभाग है। अंटार्कटिका इज ऑल्सो अ सर्टेन लैंड, लेकिन वो राज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है किसी भी राज्य का। जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या के बाद क्या है? जनसंख्या के बाद वहाँ पर एक सरकार, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट कैसे भी हो, चाहे वो चुनी हुई हो या निर्वाचित ना हो, थोपी गई सरकार हो, जिसे हम जो डिक्टेटरशिप कहते हैं, अथॉरिटेरियन कहते हैं, यानी कि अधिनायकवाद कहते हैं। कोई भी सरकार होनी चाहिए। बिना सरकार के कोई भी राज्य नहीं कहलाएगा। फिर मान लीजिए सरकार है तो क्या तब भी राज्य कहलाएगा? नहीं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है संप्रभुता, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। क्या उस भूभाग के पास स्वतंत्रता है अपने निर्णय लेने की? अगर है तो राज्य कहलाएगा, अदरवाइज इट विल नेवर बी कॉल्ड अ स्टेट। अब समझ लेते हैं, जैसे कि इंडिया के पास ये 4 है, देख लेते हैं। सर्टेन लैंड है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, हम तो 2025-26 तक नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, सरकार बहुत सारा प्रयास करे, लेकिन नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। देखते हैं, फिलहाल वो अदर सब्जेक्ट है। तो सर्टेन लैंड यानी निश्चित भूभाग, फिर जनसंख्या के बाद सरकार। मोदी जी की सरकार है। क्या वो सरकार चुनी हुई है? सॉरी, संप्रभु है? बिल्कुल संप्रभु है। भारत के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से वो सरकार स्वतंत्र है, इसलिए इंडिया इज अ स्टेट। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे कि उसे राज्य कहा जाता, क्यों? क्योंकि उसके पास निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार योगी जी की है, और क्या उसके पास स्वतंत्रता है? बिल्कुल है।
जो मामले राज्य को संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं उसमें वो निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, इसलिए उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पुदुचेरी या दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली, वाई दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। दिल्ली यानी कि दिल्ली क्यों स्टेट नहीं है, उसका कारण है वहाँ लैंड है, बिल्कुल है, जनसंख्या है, सरकार भी है, लेकिन उस सरकार के पास संप्रभुता नहीं है, केवल हाफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं दिल्ली को, ज़्यादातर उसके सब्जेक्ट जो है वो केंद्र सरकार के पास है, इसलिए दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, वो यूनियन टेरिटरी है। अब समझ में आया, स्टेट होने के लिए ये 4 कंपोनेंट होने आवश्यक, इनमें से एक भी अवयव यानी एलिमेंट गायब हुआ तो स्टेट नहीं होगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। तो ये था स्टेट के बाद आगे देखते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। सरकार क्या होता है सबको पता होना चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र पर शासन करे वो सरकार कहलाती है। अब जो सरकार शासन करती है उसके अंग यानी ऑर्गन्स कितने हैं? किसी भी दुनिया में कोई भी सरकार हो उसके 3 अंग होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है? लेजिस्लेचर यानी विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। दूसरा है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तीसरी है जुडिशरी। ये 3 अंग सरकार के होंगे ही होंगे। कहीं का भी सरकार हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सरकार हो, चाहे वो यूएस की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, 3 अंग होंगे ही होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनके फंक्शन क्या है। तो जैसे लेजिस्लेचर यानी विधायिका व्यवस्थापिका, इसका काम क्या है? कानून का निर्माण, लॉ फॉर्मेशन। ये संस्था कानून का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो देश के लिए कानून कौन बनाती है? पार्लियामेंट, संसद बनाती है। और राज्य के लिए कौन बनाती है? विधानमंडल। ध्यान दीजिए, विधानसभा नहीं है, ये विधानमंडल है। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद तथा राज्यपाल तीनों के संयोग से बनता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए समझिए कि राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून विधानमंडल बनाता है तथा केंद्र में कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। इसलिए केंद्र के लिए विधायिका कौन हुई? पार्लियामेंट। और राज्य के लिए विधायिका कौन हुई? विधानमंडल। अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन। तो जो भी लॉज बनाए गए हैं किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा, उसे एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी कार्यपालिका वो क्रियान्वित करती है। लेट सपोज जैसे कि CAA अभी एक कानून संसद ने बना दिया, नागरिक कानून जो बनाया, उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी जिम्मेदारी? कार्यपालिका। अभी कार्यपालिका कौन होता है? तो केंद्र में बात करें मंत्रिपरिषद, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका केंद्र में। वैसे ही राज्य में भी मंत्री होते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, क्योंकि राज्य में जो भी कानून बनेगा उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी यानी मंत्रिपरिषद की होगी। अब तीसरा जो अंग है वो है जुडिशरी। सिंपल सी बात है, न्यायपालिका। इसका काम क्या है? डिलीवरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का वितरण। जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा होगा तो जस्टिस को इंश्योर करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होगी। हमारे देश में जस्टिस वो 3 टायर स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल पर, स्टेट में हाईएस्ट लेवल पर हाई कोर्ट, और फिर लोकल लेवल पर लोकल कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो ये थे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। होपफुली समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं सरकार, गवर्नमेंट। सरकार कितने प्रकार की होती है? तो दुनिया में 2 ही प्रकार की सरकार होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार यानी चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर उसमें जनता का रोल है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। अब दूसरी जो सरकार होती है जैसे कि एग्जांपल इंडिया होगा, यूएस होगा, यूके होगा, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश होती हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गैर लोकतांत्रिक सरकार। अलोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, गैर लोकतांत्रिक कहेंगे। जैसे कि चाइना में जो भी सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, वो जनता के द्वारा ना ही प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं है। तो दुनिया में 2 प्रकार की सरकार होती हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी लोकतांत्रिक सरकार है वो क्या है? इनकी जो डेफिनेशन है, अगर हम सिंपल सी बात करें, द गवर्नमेंट ईदर इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीपल। मैंने आपको बता दिया कि जनता के द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। लेकिन इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन दी है वो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जो महान नेता के रूप में माने गए हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में माने गए अब्राहम लिंकन। इन्होंने जो बेहतरीन डेफिनेशन दिया है लोकतंत्र की, वही है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता के द्वारा जनता पर जनता के लिए जो शासन किया जाता है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अभी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो दो प्रकार की होती है। लोकतांत्रिक सरकार दो प्रकार की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। एक होती है संसदीय शासन और दूसरी होती है अध्यक्षीय शासन। ये कैसे काम करती हैं, इनके क्या फीचर्स है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम आगे देखेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने जो है सबसे पहले आपको बताया कि क्या क्या हम आज मतलब पॉलिटी में हम क्या कौन कौन से टॉपिक को मुख्यतः कवर करेंगे वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भारत का संविधान, उसमें क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेट के बारे में देखा, उसका डेफिनेशन के बारे में समझा, सरकार को समझा, उसके अंग के बारे में समझा, सरकार के प्रकार के बारे में बात की। और आगे हम बात करेंगे जो है कि पार्लियामेंट्री संसदीय शासन क्या होता है, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जैसे ही वो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।